1 जून 2023 आधी रात का वक्त था। ताफ्तान बॉर्डर के करीब एक पहाड़ी पर 100 के करीब मर्द, औरतें और बच्चे चढ़ रहे थे। इनमें से किसी के जिस्म पर कपड़े नहीं, पाँव में जूते नहीं। अचानक एक 9 माह का बच्चा रोने लगा और पास खड़े शख्स ने इसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। ये लोग कौन थे, नंगे बदन क्यों जा रहे थे, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं पाकिस्तान के शहर गुजरात, जहां 38 साला पुलिस ASI तौकीर यूरोप जाने के लिए अपने घर से निकला। इसे यह अंदाजा नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है। वो हवाई जहाज में बैठकर नहीं, बल्कि कई दिन का सफर करके भूखे प्यासे समंदर के रास्ते यूरोप पहुंचने वाला है, लेकिन डंकी लगाकर। इसकी कहानी का अंजाम बहुत दर्दनाक है। तौकीर जिस कश्ती में इटली जा रहा था, वो इटली के करीब समंदर में ही उलट गई। तौकीर अकेला नहीं था। इस कश्ती में इसके साथ दर्जनों पाकिस्तानी, अफगानी और इंडियन भी डूब गए। लेकिन ये सिर्फ चंद लोगों की कहानी नहीं। हर साल हजारों पाकिस्तानी डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बताएंगे कि डंकी का प्रोसेस क्या है, इस रास्ते में कितनी मुश्किलें हैं, कितने लोग डंकी लगाने में कामयाब होते हैं, इसके बावजूद वो यूरोप में कितनी बदतर जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो रास्ते में जिंदगी हार जाते हैं, इनके घर वाले किन हालात से गुजरते हैं। जो डंकी लगाते हुए पकड़े जाते हैं, इनके साथ क्या होता है, ये सब हकाइक जानने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को आखिर तक जरूर देखिएगा। डंकी एज एन गेम आप जब साउथ पंजाब को विजिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे तो आपको ये वर्ड बड़ा रेलेवेंट मिलता है, लेकिन जब लाहौर के अंदर या कराची के अंदर, इस्लामाबाद में किसी से पूछते हैं डंकी, तो बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते। कुछ लोग आपको यूरोप में गेम भी कहते हुए मिलेंगे कि हम गेम पे जा रहे हैं। डंकी का मतलब यही होता है कि यहाँ से इसको पैदल ट्रैवल करवा के तो वाया तफ्तान और ईरान और आगे टर्की और आगे यूनान, और ये भी है, ये एक एजेंटों की एक टर्म बन गई है ना कि डंकी लगा के लेके जाते हैं। तकरीबन 6-7 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा है और माशाल्लाह ठीक था, लेकिन उसने हमें कुछ बात नहीं बताई कि वो ये क्यों जाना चाहता है। अच्छी वाली नौकरी थी। पाकिस्तान से जो हमारी यूथ है वो इरेगुलरली जो माइग्रेट कर रही है, वो ज़्यादातर इसी रीजन में से कर रही है, जो गुजरात है, मंडी बहाउद्दीन है और इसके अलाइड एरियाज़ हैं। बहुत औखे हो के पालिया, उदों निरा हिस्से का ही सहारा सी ते उदों बड़ी तनख्वाह सी यदि 500-600 महीने की तनख्वाह, तो उदों बड़ी तनख्वाह थी। इस गल 15 साल इस पिछे हो गए ने। यही सोचता थी मैं भैन की शादी करनी है, मैं भरावां नूं विआहना है, मैं भरावां दे फर्ज करने ने, मेरे छोटे भरा ने, अम्मी ने मैं अज कराना है तो मैं अपड़ जा, मैं कामयाब हो जा, अम्मी जी तुहाडा मेरा वादा रहा, मां पुत्र अज करा। यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, दे हैव ड्रीम्स कि वो किसी तरीके से बाहर चले जाएं और अपनी लाइफ को जो है वो इकोनॉमिकली बेहतर तरीके से अपने चैलेंजेस को मीट कर सकें। और इन तमाम ख्वाबों को देखते हुए ये लोग जो है एजेंट्स और जो भी अंडरग्राउंड जो है इनफॉर्मल नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं और रिजल्टेंटली ये जो है इरेगुलर माइग्रेशन का जो रास्ता है इसको अडॉप्ट करते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ गंवाते हैं। तकरीबन 15 से 16 आदमी जो है ना कार में सवार करते हैं। पिछली डिग्गी जो होती है जहाँ हम बैग वगैरह रखते हैं, 4 आदमियों को वो डिग्गी में डालते हैं, ठीक है। 8 बंदे जो डिग्गी से अगली ड्राइवर सीट से पिछली सीटें होती हैं, उन पे 8 बंदों को बिठाते हैं। 8 बंदों के ऊपर फिर एक बंदा लटाते हैं। कोयटे तक तो गाड़ियों में सफ़र था। जब कोयटे से आगे हम पंजगूर बॉर्डर के ज़रिए जब हम ईरान में इंटर हुए हैं, तो वहाँ जो टोटल सफ़र था, पहले तो सहरा था, रेत ही रेत हो हर तरफ, और गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी थी। तो वहाँ से पहाड़ियों का सफ़र हमारा शुरू हुआ। पहाड़ियों के सफ़र में टोटल जो दिन रात का सफ़र था वो पैदल था। तो वहाँ जो पहाड़ियों का सफ़र था, वहाँ पे हमें इंसानी जिस्म के जो ढांचे होते हैं, हड्डियाँ, वो तक भी नज़र आई हैं, जो करेंगे वो भी नज़र आए हैं। चलते चलते उन्होंने हमें बोला था कि एक पहाड़ी से तुम नीचे उतर के ना दूसरी पहाड़ी के सामने आ जाओ, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, वो तुम्हें ले जाएगी। हम लेट हो गए हैं। उसकी सज़ा उन्होंने हमें इस तरीके से दी कि हमने जो शूज़ पहने थे वो भी हमारे उतरवा लिए हैं, जो कपड़े हमने पहने हुए थे विद जो हमारे साथ औरतें हैं ना, उनके भी टोली होती है ना, वो 100 की थी, और टोटल हम बिल्कुल जो कपड़ों के बगैर। और आगे से कोई कहता है मुझे प्यास लग रही है या मुझे दर्द होती है या मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है, तो वो आगे से जो उन्होंने खंजर पकड़े होते हैं, उन्होंने नहीं देखना सर पे लग रही है, बाजू पे लग रही है, टांगों पे लग रही है, उन्होंने जिधर आना है उधर उन्होंने ना खंजर मार देना या डंडा मार देना। जिस टोली में मैं था ना, उस टोली में ये था कि जो पहाड़ी के ऊपर जब हम पहुंचे तो नीचे चौकी थी, वो चौकी हमने क्रॉस करनी थी। रात के तकरीबन 1-2 का टाइम था और बच्चा रो रहा था, उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। एजेंट ने काफ़ी चुप करवाया, लेकिन
वो चुप नहीं कर रहा था। तो एक दो दफ़ा चुप नहीं हुआ, वो जब बोला उसको नहीं करवाया उसने चुप, तो जेंट ने उसको पकड़ के पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। और वो जो उसकी माँ थी वो तो वहाँ बेहोश हो गई थी, लेकिन जो हम साथ बैठे थे हमारा जो हाल था, हमारा तो उससे भी बदतर था। उसका कहना ये था कि अगर मैं ना फेंकूंगा तुम सब लोग पकड़े जाओगे, मैं भी पकड़ा जाऊंगा, वो मार देंगे ये वो। उसने बच्चे को पकड़ा और नीचे फेंक दिया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए उसकी आवाज़ आई नीचे जाते हुए, बाद में उसकी आवाज़ बंद हो गई वो बच्चे। माँ को पहाड़ी के साथ से इन्होंने रास्ते निकाले हुए हैं। वो टैंकर जो हमारे साथ था वो बॉर्डर पे लेके गया हमें, ठीक है। 300 में से तकरीबन 50 को लड़के थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, जिनमें मैं भी शामिल था। मेरे जो दूसरे साथी थे ना गाँव के, वो सारे पकड़े गए। उनमें से 2 जो थे वो मेरे साथ थे। बॉर्डर क्रॉस करके एक ना सुनसान सी जगह थी, वहाँ हम इकट्ठे हो गए सारे लड़के। उधर बैठे हम इंतज़ार कर रहे थे गाड़ियों का। इतनी देर में ना तुर्की की आर्मी ने ना जो कोई 10-15 गाड़ियाँ जो है ना हमारे जो है ना आसपास आ गई। उन्होंने हमारे ऊपर फायर करने शुरू कर दिए। फिर एक जगह हमें इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि अपने हाथ ऊपर कर दो। हम बैठ गए हैं। अफ़गानी लड़के मेरे साथ ही बैठा हुआ था। मैंने उसको बोला कि, वो कहता मैं भाग जाऊँगा। मैंने उसको बोला कि ये तुम्हें शूट कर देंगे, तुम भागना ना। तो मेरे कहने पर वो नहीं रुका, वो भागने लगा। तुर्किया की आर्मी थी, उसने उसकी जो है ना इधर कमर पे फायर लगाया, उसकी डेथ हो गई है जो है ना, ठीक है। और जब हम लाश को लेके आ रहे थे ना नीचे से ईरान की आर्मी आ गई। हम बीच में फंस गए। ऊपर से तुर्की की आर्मी आ गई, नीचे से ईरान की आर्मी आ गई। वो ना हमें ऊपर जाने दे रहे थे, ना ईरान के आर्मी हमें नीचे आने दे रही थी। जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो बड़े वेल कनेक्टेड होते हैं उन कंट्रीज़ के अंदर, और वो उनको मालूम होता रहता है कि कहाँ पे जो है लॉ इन्फोर्समेंट या बॉर्डर पुलिस इस वक्त ज़्यादा है, कहाँ पे नहीं है, कौन सा रूट जो है फिजिबल है, कौन सा रूट नहीं है। आपका जो इनिशियली सबसे पहला जो रूट है और पहला जो एंट्री एरिया होता था यूरोप शेंजन स्टेट्स के अंदर, वो यूनान होता था। और मोस्टली लोग क्या करते थे, यहाँ से इलीगली ईरान या लीगली ईरान एंटर होते थे, उससे आगे इस्तांबुल तुर्की के अंदर एंटर होके वहाँ से पानी की डंकी लगाते थे मेडिटेरेनियन के थ्रू, और पानी से वो यूनान के अंदर एंटर होते थे। 6 दिन सर हमारा शिप चलता रहा समंदर में। ना कोई हमने कोई जजीरा देखा है, ना कोई हमने किनारा देखा है। ऊपर फैमिलीज बैठी हुई थी सर, वो भी रोला डाल रही थी कि हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें बचा लो। लेकिन सर रेस्क्यू वाला कोई बंदा नहीं था सर। तकरीबन 2-2:30 का टाइम था सर। उस टाइम सर एक कार्गो शिप आया था, वो सर हमारे शिप के बिल्कुल पास आया। पास आके सर उसने हमें सिर्फ पानी और खाने पीने की थोड़ी चीज़ें फेंकी हैं सर। वो तकरीबन घंटा हमारे पास खड़ा रहा, उसके बाद वो चला गया। फिर तकरीबन रात का तकरीबन 11-12 का टाइम था। नेवी का शिप आया, उसने चारों तरफ सर चक्कर लगाया। चक्कर लगा के अगली साइड पे गया। शिप हमारा उस टाइम रुका हुआ था, एक जगह पे खड़ा था। अगली दफ़ा गया, अगली साइड पे गया, उसने रस्सी डाल के रस्सी को खींचा है सर हमारे शिप का बैलेंस आउट हुआ है। तकरीबन 1 या 2 मिनट गुजरे, हमारा शिप उलट गया। शिप उलटने के बाद सर हम सारे पानी में, शिप हमारे ऊपर था, हम पानी के अंदर थे। सानू जिन्ना खड़िया उन्होंने घर फोन किया भाई जब दस आओ भाई कश्ती रुड़ गई, बंदा ਤੁਹਾਡਾ पुत्र फौत हो गया। जो डंकर होते हैं वो एक हवा वाली बोट इस्तेमाल करते हैं। उस बोट की ऐसी सिचुएशन होती है कि वो पानी के दरमियान में जाके ऑलमोस्ट अबाउट टू सिंक होती है, कि वो कभी भी डूब सकती है। उसकी सिचुएशन इस तरह की रखी जाती है ताकि कोई भी अगर कोस्टल गार्ड देखे उसको तो वो उसको फ़ौरन रेस्क्यू करने के लिए, और वंस उसको रेस्क्यू कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यूनान लेके जाएंगे। पता नहीं अल्लाह पाक ने कोई हिम्मत दी, कोई अल्लाह पाक की तरफ से कोई मौजज़ा था, जिसकी वजह से मैं उधर से मैं बाहर निकला हूँ। जब पानी से बाहर निकला हूँ तकरीबन 2 या 4 सेकंड मज़ीद और ना निकला तो मेरी भी उधर मौत हो जानी थी। जिसने रस्सा डालकर नेवी के शिप ने हमें खींचा था, वो सर दूर तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर जाकर देखता रहा हमें कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, लेकिन वो हमारे पास नहीं था। ना ही उसने किसी को रिसीव किया, ना ही किसी को उसने बचाया। उस बोट को स्ट्रेटेजिकली इस तरह का बनाया जाता है कि वो रास्ते के अंदर या तो डूब जाए, या वो रास्ते में जाके वो इतना वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जाए कि उन्हें लगे कि अगर हमने इनको ना बचाया तो ये सब डूब के मर जाएंगे। फजर का टाइम था, थोड़ी थोड़ी यानी रोशनी होने लगी थी। ये हमारे करीब आया, उसने आकर 2 बोटें निकाली हैं अपने शिप से। बोटें निकाल के सर उसने हमें रिसीव किया। रिसीव करके सर हमें बड़े शिप जो उनका नेवी वाला शिप था उसमें डाला है। उसके डालने के बाद सर हमें ये यूनान ले गए। तकरीबन 7-8 घंटे शिप इनका चलता रहा, हमें वापस यूनान ले गए हैं। उधर सर जाकर जब इन्होंने गिनती की है तो उधर सर सिर्फ 12 पाकिस्तानी थे, हम दूसरे यानी सूरी और मिस्री, टोटल 102 बंदे से हम उधर बचे हैं। तकलीफ बहुत तकलीफ होती है, बच्चा रोंदे ने, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਹਸਨ ਵੀ ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं पता मेरे पापा कोई नहीं रहे। वो जाहिर है जो देखो देखी जब एक आदमी चला जाता है, उसका घर अच्छा बन जाता है, उनके पास कार आ जाती है, तो वो साथ वाले का ऑटोमेटिकली वो घर वालों को जीने नहीं देता। ना पढ़ना चाहते हैं, ना कोई हुनर सीखना चाहते हैं, लेकिन वो यूरोप मुल्क जाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान में बैठ के आप किसी को कुछ कहते हैं ना कि यार वो यूरोप के हालात बड़े ख़राब होंगे, कहते यार आप तो हो आए नहीं सानू रोक रहे हैं। इस तरह की सेटलमेंट बड़ी मुश्किल है। और अगर सेटलमेंट होती भी है, सेटलमेंट हो भी जाती है, तो अगर 100 में से 2 लोग सेटल हो जाते हैं और वो 2 को देख के अगले 100 रेडी हो जाते हैं, तो वी नीड टू रीथिंक। तो वो 2 लोग जो हैं वो आके अगर घर गाँव के अंदर बड़ी कोठियाँ बना देते हैं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड दो तो बड़ी कोठियाँ बन गई, लेकिन 20 लोग मरे भी तो हैं। इट्स नॉट समथिंग विच दे विल टेक इट एज एन एडवेंचर। ये उनकी ज़िंदगी को रिस्क पे करेगी। उनको वो ट्रैफिक हो सकते हैं, वो किसी नेटवर्क के हाथ चढ़ सकते हैं जो कि फर्दर इनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। अगर पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। और जैसे ही ओवरसीज़ लैंड किया, उसने अपना पासपोर्ट या अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उनको उसने ख़त्म किया या गायब किया, उसके बाद वो किसी जगह के ऊपर किडनैप हो गया और अब वो ह्यूमन ट्रैफिक हो रहा है, आगे सेल आउट हो रहा है, उसके घर वीडियोस भेजी जा रही हैं उसे मार मार के, और वो ऑब्वियसली उनसे रैंसम की एक अमाउंट जो है वो रिक्वायर की जा रही है। ये ऐसा एक गुनौना है कि इसमें अपने बच्चे को किसी को भी रिस्क पे नहीं लेकर जाना चाहिए। आप तुर्की पहुंच जाते हैं, आप इटली पहुंच जाते हैं, आप यूनान पहुंच जाते हैं, आप वहां जाकर सेफ़ नहीं हैं, वहाँ आप इनलीगल जाते हैं। और जब आप वहाँ इनलीगल जाते हैं तो वहाँ की पुलिस से आप हर वक्त आपको खौफ रहता है कि अभी ना पकड़े जाएं, अभी ना पकड़े। काम पे जाना है तब खौफ, रिहाइश में रहना 3-3 ताले लगा के रहना कि पकड़े ना जाएं। जब मैं पहुँच गया हूँ, दूसरे साथी तो चलो वहाँ मार खा के वापस आ गए, जलील हो गए, पैसे भी दिए, मारे भी खाई और वापस आ गए। आज तक वो अपना कर्जा उतार रहे हैं। कॉमन मिथ है जो कि लोगों के माइंडसेट में है, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स है, कि लीगल माइग्रेशन बहुत कॉस्टली है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अदर वे अराउंड ये बिल्कुल ऑपोजिट बात है, ठीक है। लीगल माइग्रेशन लेस कॉस्टली है और कॉम्प्लिकेटेड उन लोगों को लगती है जो अपने डॉक्यूमेंटेशन करने से भागते हैं। इरेगुलर माइग्रेशन ऑन दी अदर वे अराउंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसमें आपको पैसों की कोई म्याद नहीं पता। अगर आप ट्रैफिक होकर किसी के हाथ चढ़ गए किसी नेटवर्क के, तो आपसे कुछ भी डिमांड कर लेगा। अगर इनिशियली एजेंट ने आपसे 5-6 लाख रुपया अगर आपके साथ तय किया है, तो यू एंडेड अप पेइंग 1200,000 मोस्ट ऑफ द केसेस। इन एजेंटों के झांसे से बाहर आएँ, ठीक है, और अपना पैसा और अपनी ज़िंदगी को दाव पर मत लगाएं। अगर आपको कोई कहे फ्री भी मैं लेके जाता हूँ, अपने हाथ से पैसे भी देता हूँ, फिर भी इस मौत के सफ़र पर आप कभी भी ना जाएं। हम अगर पाकिस्तान में रह के हमें जूते भी सिलाई करने पड़ जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि 500 रुपया दिहाड़ी भी यहाँ पे 500 रुपया दिहाड़ी में काम मिल जाए ना, गटर साफ़ करने पड़ जाए वो कर ले, लेकिन ज़रा वहाँ जाने की जो ख्वाहिश है उसको मार दें तो बेहतर है। क्योंकि घर वाले भी पीछे ये उनको होता है कि हमारा बच्चा पता नहीं ज़िंदा भी है कि मर गया है, क्या सिस्टम है। 20-20 दिन पूरा महीना बाद तक नहीं होती, किसी को पता नहीं होता कहाँ है।